गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पार्ट वीडियो में कक्षा 12 की हिंदी आरोह के पाठ 1 आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका उत्तर पढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ की बात करती है। इस विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? यानी एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का ध्यान नहीं करता हूँ, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो इस विपरीत कथन का क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कहता है, क्योंकि साहित्यकार पर ही इस संसार के सुधार का उत्तरदायित्व निर्भर है। और वहीं दूसरी ओर कवि संसार के लोगों का ध्यान न रखने की बात इसलिए करता है क्योंकि साहित्यकार को साहित्यिक रचना का भार वहन करना चाहिए। इसलिए साहित्यिक संसार ही उसका वास्तविक संसार होता है। उसे आलोचकों की परवाह नहीं करनी चाहिए, केवल अपना कवि कर्म करते रहना चाहिए, साहित्यकार का कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए वो लास्ट में कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस तरह से वो विपरीत बातें कर रहा है। ओके बच्चों, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए, दाना के दो अर्थ हैं, ठीक है ना। दाना का मतलब एक होता है अन्न, अन्न से, क्योंकि संसार में जहाँ भी लोगों के पास अन्न है वहीं संसार में भूखे लोग भी रहते हैं, ठीक है ना। नादान, ना माने नहीं, दान माने दाना, बिना दाना के लोग भी रहते हैं। यानी जहाँ संसार में एक तरफ सुखी और संपन्न लोग हैं वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो संसार में भूखे पेट उनको सोना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में कुछ लोग सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। ठीक, ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द जो आया है, ठीक ना। देखिए, जैसे इसमें आया है मैं और, कामा लगा, देखिए और के बाद मैं और जग और यह जो संसार है यह भिन्न है, ठीक है ना। तो कभी कह रहा है मैं और जग और कहाँ का नाता है। इसमें और शब्द जो है वह एक भाषिक विशिष्टता लिए हुए है अपने अंदर। कवि ने स्वयं से संसार को भिन्न बताया है, क्योंकि कवि जो है वह जिस रूप में संसार को देख सकता है वैसे एक सामान्य मनुष्य उस दृष्टि से संसार को नहीं देख सकता, क्योंकि कवि एक सहृदय प्राणी होता है जिसे पीड़ित व्यक्ति के दुख अत्यंत दुखी करते हैं। इसीलिए वह दूसरे के भावों की अभिव्यक्ति के लिए हमेशा बेचैन रहता है, अर्थात दूसरे के भावों को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मैं और जग और, अर्थात मैं इस संसार से भिन्न हूं, ठीक है ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये पंक्ति आपने पढ़ा है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि शीतल वाणी में आग होने की बात क्यों कही गई है। देखिए, कवि की शीतल वाणी में भी आग होती है, क्योंकि यहाँ आग से अभिप्राय जो होता है वो शक्ति से है। कवि कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा अलंकारों से सुसज्जित भाषा का प्रयोग करते हुए शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन कवि की यही अभिव्यक्ति समाज में परिवर्तन लाती है, क्रांति लाने का कार्य करती है। इसीलिए कहा गया है कि कवि की कलम जो है वह तलवार से भी अधिक शक्ति रखती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ।
ओके बच्चों। अगला प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? पढ़ा था ये पंक्ति आपने, ठीक है ना। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसके उत्तर में सीधा लिख देंगे कि बच्चे अपनी माँ के द्वारा भोजन की तलाश में चले जाने के कारण माँ लौट करके आएगी और मुझे भोजन का प्रबंध होगा, यानी मेरे लिए भोजन सुलभ होगा। इसी आशा में बच्चे जो हैं वह घोंसले से बाहर झांक रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ कई बार ये पंक्ति आई है, 3-4 बार। तो पंक्ति की आवृत्ति बार बार करके कवि जो है वह यह संदेश देना चाहता है कि समय बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि बीता समय कभी वापस नहीं आता। अतः सदा कर्मरत रहते हुए अपनी मंजिल की तरफ हमको बढ़ते रहना चाहिए। ओके, यही विशेषता बता रही है ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति। तो ये थे पाठों पर आधारित प्रश्न। आइए अब हम यहाँ कविता के आसपास से कुछ विशेष, जिसे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? तो देखिए, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल तभी उत्पन्न किया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है जब पथिक संसार की बाधाओं पीड़ाओं की परवाह न करते हुए निरंतर अपनी मंजिल प्राप्त करने की चाह रखता हो। मंजिल की प्राप्ति मनुष्य को इतनी प्रसन्नता प्रदान करती है कि जिससे रास्ते की सभी पीड़ाओं का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का आशावादी दृष्टिकोण खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यहीं पर ये चैप्टर हमारा समाप्त भी हो जाता है पूर्णतया। इसकी व्याख्या आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हमने इसके पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।